ये क्लास 6 का NCERT है। सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स का वीडियो अपलोड भी करेंगे। देखिए, इस चैप्टर का नाम है क्या, कब और कैसे। इसमें एक लड़की है रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो बताइए, इसको हम कैसे पता लगाएं। यह मान लीजिए कि कल क्या हुआ था। इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या होता है, ये भी चीज़ जानने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं या बात कर सकते हैं जो उस समय मौजूद था। तो ये सब तो जानकारी हो जाएगा, लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी के लिए हमको इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। इतिहासकारों के विवरणों को जो है उस विवरणों को पढ़ना होगा। आगे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है, उस समय क्या लोग खाता था, क्या कपड़ा पहनता था, किस तरह के घरों में रहता था, किस तरह के आखेटक में शिकारियों, पशु पालकों, कृषकों, उस समय के शासक, उस समय के व्यापारी, उस समय के पुरोहित, उस समय के शिल्पकार, जो कलाकार थे, संगीतकार थे, वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जान सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक या गीत सुनते थे। तो उस समय की जो 100 साल पहले, 1000 साल पहले क्या होता था, उसका विवरण भी हमको इतिहास के द्वारा मिलता है। उस समय तो लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी था। नर्मदा नदी कई लाख वर्ष पहले से ही लोग इस नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, यह रहने वाले जो थे आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब उसमें क्या यूजफुल है, क्या नहीं यूजफुल, उसको बारे में वो जानते थे। कहाँ पर क्या चीज़ मिलेगा, उससे संबंधित उनको जानकारी था, क्योंकि उसके बगल में ही जंगलों की विशाल क्षमता थी और उससे परिचित थे। ठीक है, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगलों, अन्य उत्पादक यहाँ संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे। वे जानवरों को आखेट भी करते थे। ठीक है, आखेट में तो होता शिकार करना। अब देखिए कि उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरधर पहाड़ी जो था, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने, ठीक है, सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उगाना आरम्भ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया था। ये नोट है, इसको नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ये लोग गाँव में रहते थे, उसी समय गाँव का शुरुआत हुआ था। अब देखिए, उत्तर पूर्व में जो था गोरो एवं मध्य के विंध्य पहाड़ी था। ठीक है, वहाँ ऐसा क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वो विंध्य के उत्तर में था। ये मानचित्र है, देखिए भारत का मानचित्र है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आगे आते हैं। देखिए, जो सिंधु नदी था, है ना, सिंधु नदी के साथ बहुत सारे सहायक नदी था। तो सहायक नदी किसको बोलते हैं, सहायक नदी जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व उस समय का बात है। इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बसा था। ठीक है, वो उसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। गंगा तथा इसका सहायक नदी सोन, आप देखिएगा मानचित्र में, पता लगेगा कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया हुआ था। ठीक है, देश के अन्य हिस्सों में भी एशिया राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। तो कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कहने का मतलब यात्रा कोई कारण से होता था।
कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारिक कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों के अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोजने की चाह में भी जाते थे। तो कहने का मतलब है जो यात्रा हो रहा था वो किसी न किसी कारण से हो रहा था। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा वैसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया। कई वर्षों से लोग पत्थर के रास्ते, संगीत रास्ते, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए अनेक तरीके। उनसे क्या हुआ, उनमें संस्कृति को मिश्रित हुआ। जब मिश्रित हुआ तो वो अपनी कुछ संस्कृति के जो रीति रिवाज थे और कुछ बाहरी रीति रिवाज को भी अपनाए। तो अब हमारा जो जैसे देश हमारा इंडिया का नाम कैसे पड़ा इंडिया भैया, तो अपने देश के लिए पूरा इंडिया भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो निकल के आया है वो इंडस से, ठीक है। इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। सिंधु नदी आप जानते हो संस्कृत का शब्द है, ठीक है। अपने एटलस में ईरान और यूनान को पता लगाना है आपको। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को ही इंडिया कहा। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश में होने लगा था। अतीत के बारे में तो हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते, बहुत सारे तरीके हैं। अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढकर उसकी जानकारी ग्रहण कर अतीत के बारे में पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी, क्योंकि वो हाथ से लिखा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है। पांडुलिपि प्रायः पत्रों अतः हिमाचल क्षेत्र में उगने वाले भूजर, ठीक है, नामक पेड़ की छाल पर लिखा जाता, भोजपत्र में लिखा जाता था। इतने वर्षों में इनके कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया या कुछ नष्ट कर दिए। ऐसे भी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता एवं व्यवहार और राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इसमें से कई संस्कृत में मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में भी है। प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करके हम अतीत के बारे में जान सकते थे। अभिलेख क्या होता था, ऐसा लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता था, लिखा जाता था। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रशासक को लड़ाइयों में अर्जित विजयों को उत्कीर्ण ज्यादा करवाना उचित समझते थे। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले जो जो लोग होते हैं वो पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर, ईंटों इत्यादि इमारतों को अवशेषों, औजारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों से प्राप्त के छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनके से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर अथवा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातत्व जानवर, चिड़िया, मछली, हड्डियों को भी ढूंढते थे। इससे यह जानने की मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या करते थे, ठीक है। वनस्पतियों के अवशेष से बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे होते हैं। तो उससे भी पता चलता था। पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। सोर्स इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करता है। स्रोत से प्राप्त होने के अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पूर्ण निर्माण करते हैं। तो इतिहासकार
तथा पुरातत्व इन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग कर सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करता है। अतीत एक या अनेक। देखिए, अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऐसे तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन से सबका जीवन अलग अलग था। आज भी है, जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि समय देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों को पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके फल फूल को संग्रह करके करते हैं। इसके विपरीत शहर में जो लोग रहते हैं उनके खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं, गाँवों पर निर्भर। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारू, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम व्यक्ति पर अपने कार्यों को लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन में जानने को मदद मिली है, हालांकि अभी भी इसके बारे में कुछ जानना अवशेष है। अब हम लेते हैं कि जो इतिहास में तिथियाँ होती हैं, डेट होते हैं, उसके बारे में अगर कोई हमसे पूछे कि तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओ। वर्ष का गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक जो थे ईसा मसीह, उनके जन्म की तिथि से की जाती थी। 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य है कि उनके जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा के पूर्व की तिथि कहलाती है। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक मुद्दा मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व। ठीक है, तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है, कभी कभी हम तिथियों को पहले AD लिखते हैं, हिंदी में ईसा सिर्फ लिखते हैं। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE या BC की जगह BCE का प्रयोग भी किया जाता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, ठीक है, तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत के तिथियों के रूप में प्रयोग होने वाले 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी BP अक्षरों का प्रयोग भी किया जाता है, जिसको बिफोर, प्रेजेंट या वर्तमान से पहले। ठीक है, हालांकि अभिलेख कठोर शब्दों को उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग होता था। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका था। विद्वान यह कैसे जान पाते कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया से लगाया जा सकता है। जैसे इस प्रकार देखिए, बोला इसको उसी तरीक़ा से मिस्र के उत्तरी तट में रोसेटा नामक एक कस्बा था। यहाँ के ऐसे तुर्की पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 विभिन्न भाषाओं लिपियों में था। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने यहाँ तक राजा रानियों को एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए, उसे कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक पहचान की, जैसे तुम देख सकते हो इसमें। ठीक है, यही सब है। और यही है, उपयोगी शब्द लिख लीजिए। यात्रा, पांडुलिपि मतलब क्या होता है, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार किसको बोलते हैं, स्रोत, अज्ञात लिपि, सब अर्थ निकालिएगा। और देख लीजिए इसमें जो मेन कुछ महत्वपूर्ण तिथि है, कृषि 8000 वर्ष, सिंधु सभ्यता के प्रथम जो नगर था ये 4700 वर्ष, ये वाला याद कर लीजिएगा। और गंगा घाटी के ये वाला नगर मगध बड़ा राज्य था, वो इतना वर्तमान में इतना वर्ष। इसमें कोई क्वेश्चन है, ये मैचिंग वाला है, पांडुलिपि को लेकर अंतर बता देखिए, क्वेश्चन है, इसे पढ़ के आप बनाने की कोशिश करिए। हाँ, धन्यवाद।